नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता। ये टॉपिक राजस्थान विश्वविद्यालय और मत्स्य विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए और जो विद्यार्थी एमए में पॉलिटिकल साइंस विषय का चयन करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, उसका उदय किन परिस्थितियों में हुआ, उसका अर्थ परिभाषा और इस गुटनिरपेक्षता शब्द से मिलते जुलते शब्दों और गुटनिरपेक्षता में क्या अंतर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके संगठनात्मक ढांचे के बारे में और इस आंदोलन की क्या सफलताएं और क्या विफलताएं रही हैं और वर्तमान समय में इस आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। इन सभी पक्षों को समेटते हुए हम इस लेक्चर में आगे चर्चा करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया, आमूलचूल परिवर्तन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले जो तत्व हैं उनमें गुटनिरपेक्षता का विशेष स्थान है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई है वो कोई संयोग मात्र नहीं है कि भाई ऐसे ही प्रस्थिजन तरीके से हुआ हो, अपितु एक सुविचारित अवधारणा थी, सोच समझकर इसको अपनाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो जो नए नए उदय हुए थे राष्ट्र, नवोदित राष्ट्र, उनकी स्वतंत्रता स्वाधीनता की रक्षा करना और युद्ध की संभावनाओं को रोकना इसका उद्देश्य था। इसी प्रकार गुटनिरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे जो मूल कॉन्सेप्ट था, जो मूल धारणा थी, वो ये थी कि वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं। जहाँ 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनकी संख्या 25 थी और आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्यों की संख्या है वो 100 से पार हो गई है, 120 के लगभग है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है और विद्वानों ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध और द्विध्रुवीय विश्व प्रणाली के खिलाफ नवस्वतंत्र देशों का एक ऐसा अभियान था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भावना, आर्थिक विकास और उसके साथ साथ उनके राष्ट्रीय हितों एवं महत्वाकांक्षाओं का एक अद्भुत मेल था, सामंजस्य था।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जनक जो थे वो इन्हीं नवोदित देशों के स्वाधीनता संग्राम के नेता रहे थे और वो उपनिवेशवाद, रंग भेद, आर्थिक असमानता, इसके खिलाफ वैचारिक पुट देते हुए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन वो छेड़ना चाहते थे। चूँकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक के रूप में भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ मूलभूत जो सिद्धांत थे वो इस आंदोलन की सैद्धांतिक अवधारणा बन गए और इनमें से प्रमुख था स्वतंत्रता, सहअस्तित्व, अहिंसा, विश्व बंधुत्व के सिद्धांत। पंचशील गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सैद्धांतिक व्याख्या माना गया, जिसमें गुटों से अलग रहते हुए विश्व शांति के लिए सक्रिय कार्य करना, गुटबंदी की प्रक्रिया को रोकना इस आंदोलन के उद्देश्यों से जुड़ गया। और इस दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन का जन्म और विश्व शांति के लिए किए गए इसके प्रयत्न इतने अधिक प्रशंसित किए गए, उनकी प्रशंसा की गई कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिया जाने लगा। अब गुटनिरपेक्षता की क्या अर्थ परिभाषा है, इसको समझने से पहले एक विद्वान हुए हैं जार्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। उन्होंने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की है और गुटनिरपेक्षता को इन सब से भिन्न बताया है। और ये 6 अवधारणाएं कौन सी हैं? अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। यहाँ हम देखें कि अलगाववाद यानी आइसोलेशनिज्म ऐसी नीति का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग लें या बिल्कुल उससे अलग रहें। ये अपने आप को आइसोलेट करने की नीति है। अप्रतिबद्धता, नॉन कमिटमेंट, इसका तात्पर्य है, इसका अभिप्राय है कि किन्हीं 2 अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध न होना, किसी एक के साथ कमिटमेंट नहीं रखना, यह प्रतिबद्धता की नीति है। तटस्थता, न्यूट्रलिटी, एक देश की ये कानूनी राजनीतिक स्थिति है, लीगल पॉलिटिकल स्टेटस है ये, जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती। तो इस तरह से ये एक कानूनी और राजनीतिक स्थिति है देश की, जो विशेषकर युद्ध में जो योद्धा राष्ट्र उनके साथ संलग्न नहीं होने की अनुमति देती है। तटस्थीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, अर्थात देश हमेशा के लिए तटस्थ है और वह अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी छोड़ नहीं सकता। इस संदर्भ में हम स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल इसमें देते हैं। ये ऐसी स्थिति है जो लंबे काल तक अस्तित्व में रही है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त रही है। स्विट्ज़रलैंड ने स्थायी तटस्थीकरण की नीति को ऐच्छिक रूप से अपनाई। तो ये तटस्थीकरण की नीति है। तटस्थीकरण और तटस्थता में फर्क है। यहाँ तो स्थायी भाव है और जो तटस्थता है उसमें किसी देश की एक ऐसी स्थिति होती है, लीगल और पॉलिटिकल स्थिति, जो युद्ध के दौरान किसी के साथ भी
संलग्न नहीं होते। एक पक्षवाद, यूनिलैटरिज्म, इस सिद्धांत का मतलब यह है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए, और ऐसा करने में वो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं कि नहीं है। और एक नीति है असंलग्नता। विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर यह जोर देती है और ये बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए, असंलग्न रहना चाहिए। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर का मानना है कि गुटनिरपेक्षता उपर्युक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। वस्तुतः ये मैत्री संधियों और गुटों से बाहर रहने की नीति है। गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों की नीतियों अभिवर्तियों के संदर्भ में नीति और कार्रवाई की पर्याप्त स्वतंत्रता रखी जानी चाहिए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना और सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वो राष्ट्र गुटबद्ध हो या गुटनिरपेक्ष हो। तो शीत युद्ध से पृथक्करण ही गुटनिरपेक्षता का सार है। लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि ये नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहा है और स्पेशली ये कहा है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ न तो स्थायी तटस्थीकरण है, जैसा स्विट्जरलैंड ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और न ही तटस्थता है। नेहरू ने अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में एक बार कहा था कि जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहां आक्रमण होता हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं न ही तटस्थ रहेंगे। इसी प्रकार जॉर्ज लिस्का एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि किसी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किंतु गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना। असल में ये जॉर्ज लिस्का जो विद्वान है, ये पहला पश्चिमी विद्वान था जिसने गुटनिरपेक्षता को उसके वैज्ञानिक अर्थ में समझने का प्रयत्न किया, और उसके बाद कुछ अन्य विद्वानों ने भी गुटनिरपेक्षता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। तो ये गुटनिरपेक्षता का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो जाना चाहिए, और कुछ और बातें इसमें हम बात करें तो और भी इस संदर्भ में स्पष्टता आ जानी चाहिए। और 1961 में जो गुटनिरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन भी हुआ था बेलग्रेड में, उसके 3 जो कर्णधार थे, नेहरू, नासिर और टीटो, इन्होंने 5 आधार स्वीकार किए थे इसके गुटनिरपेक्षता के। तो उसमें पहला है कि सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। चौथा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। और पांचवा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं।
जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों, जो शक्ति सैनिक गुटों के सदस्य ना हों। कहने का मतलब ये है कि वे देश जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं और शक्तिमूलक गुटीय राजनीति से दूर रहते हैं। तो ये गुटनिरपेक्षता को विद्वानों ने डिफाइन किया है। आगे हम बात करेंगे कि गुटनिरपेक्षता के कारण, उदय के कारण क्या थे, उसमें ऐसी कौन से कारक थे जिसकी वजह से ये नीति अपनाई जाने लगी, और इसका जो स्ट्रक्चर है, सांगठनिक ढांचा है, उसके बारे में, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या विफलता रही हैं, यानी उसकी क्या आलोचना है, और वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये आगे बात करेंगे। धन्यवाद।